बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम शुरू करते हैं। अच्छा, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैक और ग्रीन कलर डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल इज। अच्छा, जो सर्जरी वालों का ना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्रेस्ट। ठीक है, तो ब्रेस्ट के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मलिग्नेंट है, ठीक है, बिनाइन और मलिग्नेंट दोनों डिजीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करनी है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि सी ए ब्रेस्ट जो है फीमेल पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है। आप लोगों को ब्रेस्ट से रिलेटेड एनालिसिस स्टेप 2 के अंदर कोई ना कोई सवाल किसी न किसी स्टेज पर लाजमी आएगा, चाहे इसकी काउंसलिंग आ जाए, चाहे इसकी सर्जरी आ जाए, चाहे इसकी पिक्चर आ जाए। ठीक है, तो ब्रेस्ट जो टॉपिक है ना, वो अलहदा से आप लोग लिख लें कि मैंने इसको किसी अच्छी बुक से लाजमी पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ डक्ट एक्टीजिया। डक्ट एक्टीजिया बेसिकली ये बिनाइन कंडीशन होती है। ठीक है, बिनाइन कंडीशन से क्या मुराद है कि मलिग्नेंसी नहीं है, ये कैंसर नहीं है। इसमें होता है कि आपकी जो डक्ट है उसकी थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग होने की वजह से अंदर फ्लूइड कमुलेट होता है, फ्लूइड मीन्स मिल्क कमुलेट होता है। वो कमुलेट होने के बाद वो ख़राब होता है, ख़राब होने के बाद वो उसकी वो ओवर होने के बाद हल्का फुल्का वो डिस्चार्ज की सूरत में निकलता है। ठीक है। डक्ट पेपिलोमा जो है और कार्सिनोमा, इनके अंदर यूजली हेमरेजिक ब्लड ब्लड वाला डिस्चार्ज होता है, तो इसमें ब्लैक या ग्रीन डिस्चार्ज था इसके अंदर। ठीक है। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस बहुत कॉमन है ब्रेस्ट के अंदर। ये यूजली इनका जो साइज है ये मेंस्ट्रुएशन के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट जो है ना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सारी कंडीशंस बिनाइन और मलिग्नेंट आप लोगों ने लाजमी पढ़ के जानी है। अच्छा, व्हाट इज द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ ट्रिपल असेसमेंट यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट लम्प्स। अच्छा, जब भी ब्रेस्ट के अंदर कोई मसला हो तो उसके असेसमेंट के तीन मेन चीज़ें होती हैं जिसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट का पहला कंपोनेंट क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, कि पेशेंट के एग्जामिनेशन पे क्या चीज़ नज़र मिल रही है। ठीक है, ब्रेस्ट में अगर मैस है तो उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेबल है कि नहीं है, पेशेंट की एज कैसी है, पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर उसकी फैमिली में किसी और को किसी ब्रेस्ट तो नहीं रहा हुआ। पहली चीज़ एग्जामिनेशन। नंबर टू, इमेजिंग। इमेजिंग के अंदर स्पेशली हम लोग क्या करवाते होते हैं, एक्सरेज। इन स्पेसिफिक एक्सरेज को हम कहते हैं मेमोग्राम्स। ठीक है, मेमोग्राम, जब मेमोग्राम हमें एग्जामिनेशन पे मैस मिला, मैस मिलने का हम पेशेंट को एडवाइस किया मेमोग्राम। मेमोग्राम के ऊपर भी हमें सस्पिशियस लगा कि इस एरिया के अंदर मसला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पेशेंट की उस एरिया की बायोप्सी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज FNAC या बायोप्सी। ठीक है, FNA के ऊपर थोड़ा मटीरियल आएगा, बायोप्सी पे ज़्यादा मटीरियल आ जाएगा। इन तीनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, तो इन तीनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तीनों को मिला के जो रिजल्ट होता है वो यूजुअली ग्रेटर देन 90% सेंसिटिविटी होती है। ग्रेटर देन 90%, 99% उसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मीन्स कि अगर किसी पेशेंट की एग्जामिनेशन पे भी लग रहा है कि यार एक ख़तरनाक चीज़ लग रही है और मेमोग्राम भी सजेस्टिव है कि यार कैंसर होगा और उसकी FNA के ऊपर भी मलिग्नेंट आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। तो उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है कि टेस्ट पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि ये टेस्ट वाकई पॉजिटिव है, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अच्छा जी, 25 और young female presented with breast clinic with complaints of a swelling on left breast। अब यंग फीमेल है नंबर वन। ठीक है, तो यंग फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस क्या क्या होती हैं यूजली, या फैट नेक्रोसिस होती है उनको, या एडिनोमा होता है, या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस होती हैं, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। अच्छा, अब ट्रिपल असेसमेंट की है और एग्जामिनेशन तरीके मेमोग्राम किया, 4 into 3 centimeter lump in our left breast, FNA of the lump is advised and it supports labels lump to be by RAD3। What is the most probable nature of that lump? अच्छा, बायरैड क्या चीज़ होती है, ब्रेस्ट इमेजिंग रेडिएशन
असेसमेंट एंड डाटा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम पेशेंट की, जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि ब्रेस्ट एग्जामिन, खातून कहती है मुझे अपनी छाती में गिल्टी महसूस होती है, ऐसे ही पेशेंट की होती है छाती में गिल्टी महसूस होती है। तो एग्जामिनेशन पे पता चल गया कि ब्रेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उसका इमेजिंग हुई। इमेजिंग होने के बाद क्या हुआ, उसका बायोप्सी एडवाइस की गई है। इमेजिंग के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको कहते हैं बायरैट क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायरैट 3 तक जो रिपोर्ट होती है, जिसको बायरैट 0 से लेके 7 तक होती है, 6 तक होती है, 7 टोटल इसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जो 3 तक होती है ना, ये बिनाइन कहलाती है। यानी कि मेमोग्राम की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर लिखा होता है बायरैट 1 2 3 4, जैसा भी लिखा होता है कि पेशेंट को कितने चांसेस हैं कि ये जो गिल्टी उसको महसूस हो रही है ये कैंसर होगा। ठीक है, जो 6 होती है ये बायोप्सी प्रूवन लिग्नेंसी होती है, जबकि 0 जो है बिल्कुल बिनाइन होता है। अच्छा, 55-year-old postmenopausal lady presented in OPD with complaints of a painless swelling in her right breast. अब मिडिल एज खातून है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेस्ट स्वेलिंग है जो कि पेनलेस है। On examination, the lump is about 60 to 4 centimeter, palpable in the right upper and outer quadrant, with one mobile lymph nodes. जब आप लोग पेशेंट्स का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो अकम्पनिंग लिम्फ नोड लाजमी चेक करते हैं। तो लिम्फ नोड जो है ना, अगर इसका पैल्पेबल है, इसका मतलब है कि मलिग्नेंसी है जिससे वो जाके उसकी एक्जिला तक फैली हुई है। ठीक है, लीजन इज बायरैट्स 5। जैसे मैंने कहा था, जो 3 तक जो है वो बायरैट 3 तक बिनाइन कंडीशन होती हैं, इसके ऊपर वाले जो है ना वो 4 5 6 वो मलिग्नेंसी की तरफ ज़्यादा शो करती है। तो बायरैट 5 मतलब है कि मलिग्नेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं। विद नो डिटेक्टेबल सिस्टेमिक स्प्रेड, व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन। अब इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली कैंसर है। ठीक है, विद जो कि लिम्फ नोड्स भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सर्जरी तो लाजमी करेंगे। तो सर्जरी की 3 चीज़ें होती हैं, या कंजर्वेटिव सर्जरी करें, या मास्टेक्टमी करें, टोटल मास्टेक्टमी, या मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी करें। अब चूँकि इस पेशेंट में लिम्फ नोड पेपर है, तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर हम पेशेंट को एक्जिला क्लीनेस भी करते हैं। एक्जिला क्लीनेस को हम लोग मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी कहते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी भी करनी है और बाद में पेशेंट को कीमोथेरेपी भी देनी है। ठीक है, तो लिम्फ नोड पैल्पेबल हो और सजेस्टिव हो कि कैंसर होगा, तो एमआरएम का लफ्ज़ याद रखिएगा। एमआरएम से क्या मुराद है, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। मॉडिफाइड से क्या मुराद है, इसमें एक्जिला की क्लीनेंस भी की जाती है। एक्जिला क्लीनेंस से क्या मुराद है कि एक्जिलरी लिम्फ नोड्स को भी निकाल देना है। अच्छा जी, a 55-year-old man presented in OPD with 2 centimeter dues in the front of his neck which was found incidentally during his routine annual checkup. अब मिडिल एज मैन है और नड्यूल इन हिज नेक है। ठीक है, पेशेंट डिनाइज एनी हिस्ट्री ऑफ नेक रेडिएशन pain and there is no history of cancer in the family. Examination, the dues mobile moves upward with swelling. जब नेक में स्वेलिंग होना तो उसके 4 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। या वो थायराइड की स्वेलिंग होगी, या कोई लिम्फ नोड होगा, या थायरोग्लोसिस सिस्ट होगा, या उसको कंजेनिटल कोई इशू होगा। ठीक है, तो जो स्वेलिंग आपको पता है, थायराइड जो है वो इनगल्फ करने पे मूव करता है, जो थायरोग्लोसिस सिस्ट है वो जुबान निकालने पे मूव करती है। ठीक है, अच्छा, अल्ट्रासाउंड नेक रिवील्स नो सस्पिशियस फीचर्स एंड TSH इज नॉर्मल, व्हाट इज द बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस नोड्यूल। अब चूंकि इस पेशेंट को ना कोई थायराइड के सिम्टम्स हैं, ना ही उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई कैंसर की हिस्ट्री है, ना ही कि उसकी हिस्ट्री है इरेडिएशन की, क्योंकि रेडिएशन जो होती हैं एक रिस्क फैक्टर होता है मेलिग्नेंसी डेवलप होने के लिए। तो उसको सिंपल हम लोग फॉलो करेंगे कि देखेंगे कि इस मैस का साइज तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अच्छा, थायराइड के अंदर सर्जरी करने की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। मींस के थायराइड इतना लार्ज हो गया है कि वो अब आपकी सांस की नाली को बंद कर रहा है।
पेशेंट को स्ट्राइडर शुरू हो गया। ठीक है, आपकी ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस पड़ी होती है, इसोफेगस को दबाना शुरू हो गया, पेशेंट को डिस्फेजिया शुरू हो गया। ठीक है, पेशेंट को रीटर्न नर्व पल्सी हो रही है, पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ है, पेशेंट को सांस लेने में मसला हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्जरी की, या पेशेंट कहता है बहुत बड़ा हो गया, उसको निकाल देना चाहिए, तो ये सर्जरी की इंडिकेशंस है। अच्छा, a 35-year-old lady presented in OPD with complaints of having bouts of palpitation, warm, sweating and increased irritability of recent onset. यहाँ तक आप लोगों को क्या डायग्नोसिस बना कि यंग फीमेल है, उसको पैल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, इरिटेबिलिटी यानी हाइपरथायराइडिज्म की फीचर्स आई है। ठीक है, शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ लार्ज स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, तो ये इसको मल्टीनोडुलर गोइटर है। शी से टेकार्डिया विद मिस्ड बीट्स एंड हैज़ अ लार्ज मल्टीनोडुलर गोइटर। ठीक है, तो ये पेशेंट को सिनेरियो किस चीज़ का है, एमएनजी। एमएनजी जो होता है ना, एमएनजी ये हाइपरथायराइड भी हो सकता है, पेशेंट यूथायराइड भी हो सकता है, और हाइपोथायराइड भी हो सकता है। इस वजह से जब थायराइड के पेशेंट को आप लोग एग्जामिन करें तो उसकी पल्स, उसकी सिम्टम्स लाजमी तौर पे देखें। तो मल्टीनोडल गोइटर का मतलब ये नहीं होता कि इस पेशेंट को अगर गोइटर है तो ये हमेशा हाइपरथायराइड ही होगा। ठीक है, थायराइड जो गोइटर के पेशेंट्स होते हैं वो, उनको कुछ भी हो सकता है, वो हाइपरथायराइड भी हो सकते हैं, नॉर्मल थायराइड स्टेटस भी हो सकता है, और हाइपोथायराइड भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि इस पेशेंट में थायराइड इनलार्ज्ड है तो मोस्ट लाइकली ये प्राइमरी थायराइडोक्सिकोसिस है। ठीक है, सेकेंडरी थायराइडोक्सिकोसिस होती है कि पेशेंट को पिट्यूटरी से कोई सिक्रीशंस रिलीज हो रही हो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी का एडिनोमा है वो टीआरएच रिलीज कर रहा है। ठीक है, हैशिमोटोस के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होती है पेशेंट को, हाइपोथायराइडिज्म होती है पेशेंट को। अच्छा, a 38-year-old housewife presents with fairly large diffuse swelling in her front of the neck. The swelling is smooth on palpation and moves with regurgitation। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये थायराइड की स्वेलिंग है। शी कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव टायर्डनेस, ये हाइपोथायराइडिज्म का फीचर है, टायर्डनेस, मार्क्ड सेंसिटिविटी टू हीट, विच लैब इन्वेस्टिगेशन विल मोस्ट प्रोबेबली हेल्प यू इन रीचिंग द डायग्नोसिस। अब थायराइड स्टेटस आपने देखना है तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट होता है, इनिशियल बेस्ट टेस्ट इज टीएसएच। अब टीएसएच के साथ एंटीबॉडी स्टेटस भी करवाने तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट को हैशिमोटोस तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, टीएसएच अलॉन्ग विद एंटीबॉडी एस्टिमेशन। ठीक है, थायराइड पेरोक्सीडेज करवाने, थायराइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स करवाने। अच्छा, 25 female presented with 3 centimeter nodules in front of her neck. A patient denies any history of neck radiation, pain or history of cancer. On examination, the nodule is single and moves upward with swelling. ये ये टिपिकल फिक्रे हैं थायराइड की हिस्ट्री के। ठीक है, थायराइड की हिस्ट्री के टिपिकल फिक्रे हैं। स्वेलिंग कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द नेक। उसकी ख़ास बात क्या है कि वो आपकी जब पेशेंट इंगल्फ करता है तो ऊपर की तरफ मूव करती है। On examination, the nodule is single and moves upward with swelling. Ultrasound neck reveals suspicious features and serum micrometer profile is normal. What will be the next best step? अच्छा, जब भी सर्जरी वालों का ना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैस। थायराइड भी एक मैस ही है, स्वेलिंग है, मैस या स्वेलिंग। तो स्वेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसको करते हैं हम लोग। अब स्वेलिंग का हमने हिस्टोपैथोलॉजी करनी है, तो हिस्टोपैथोलॉजी का पहला टेस्ट होगा एफएनएसी। ठीक है, एफएनए में सिंपल आपने सुई मारनी है, उसको एस्पिरेट कर लेना है ताकि उसके अंदर से कुछ सेल्स निकालने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। ठीक है, अगर एफएनए पे कुछ नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप बायोप्सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज बायोप्सी, क्योंकि बायोप्सी के बगैर कोई मेलिग्नेंसी डायग्नोज नहीं होती। अगर आप किसी सवाल पूछे ना वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो वो बायोप्सी होती है, क्योंकि आप ट्यूमर सेल्स को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अच्छा, which one of the following is the most frequent cause of the primary hyperparathyroidism? जो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, थायराइड के पीछे पड़े होते हैं, 4 ग्लैंड्स होते हैं, अल्लाह का नाम भी हो गया। ठीक है, तो थायराइड एडिनोमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज।
ठीक है, बाकियों में भी हो जाता है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, लेकिन थायराइड एडिनोमा बड़ा कॉमन है। आप लोगों को हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का क्वेश्चन क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ भी आएगा, सीकेडी के साथ। सीकेडी के पेशेंट में क्या होता है, जब किडनीज काम नहीं करते तो बॉडी में फॉस्फेट रिलीज एक्सक्रीट नहीं होता, तो फॉस्फेट इंक्रीज हो जाएगा, फॉस्फेट जाके पीटीएच को रिलीज करवाएगा। ठीक है, इनिशियली फॉस्फेट जो है वो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को एनलार्ज करेगा, थोड़ी देर बाद, कुछ अर्से बाद वो एनलार्जमेंट एडिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट को सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है और फिर बाद में वो टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर पेशेंट को एडिनोमा बनता है, सेकेंडरी के अंदर ड्यू टू सीकेडी हाइपरथायराइड हाइपरप्लेजिया होता है, और टर्शियरी के अंदर वो हाइपरप्लेजिया कन्वर्ट हो जाता है एडिनोमा के अंदर। तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको रिमाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा इसका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। A 32-year-old lady presented in ER with bilateral fractures femur apparently after minor injury। अच्छा, माइनर इंजरी है यंग फीमेल के अंदर, तो फ्रैक्चर किस तरह के होंगे, इस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की अंडरलाइन काज क्या होती है कि या उस पेशेंट की बोन्स वीक हुई हुई हैं, बोन्स वीक किस किस वजह से हो सकती हैं, या उसको कैंसर है, उसको कैल्शियम फास्फेट का इशू है कोई। ठीक है, जब बोन के अंदर कोई सिस्ट बने हुए हैं। On examination, there is deformity of the both thighs with fracture shaft of the femur. X-ray confirms the fracture with a large cystic changes in the bone at the site of the fracture। ठीक है, तो सिर्फ फाइब्रोजा सिस्टिका हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के साथ जो आपकी बोन्स के अंदर डिजीज आती है उसको कहते हैं ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका। ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका। ठीक है, इसको हम लोग बोन रैकनिंग गॉसिन डिजीज भी कहते हैं। ये सीकेडी के साथ एसोसिएटेड होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ। ठीक है, सीकेडी में पहले पेशेंट को विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो पा रही, ऊपर से फास्फेट बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, तीसरा हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो रहा होता है। इस वजह से सीकेडी के अंदर बोन्स जो हैं वो बड़ी जल्दी वीक होती हैं। ठीक है, इस वजह से सीकेडी के पेशेंट्स की जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके अंदर दो दवाइयाँ बड़ी कॉमनली देखी होंगी, बोनवन और कैल्सान। वो बेसिकली पेशेंट की इसी पैराथायरॉयडिज्म हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लिए ही दी गई होती है। अच्छा जी, a 40-year-old woman presented to physician for evaluation of left adrenal mass which was detected as an incidental finding। अब मैस कहाँ पे है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो एड्रिनल ग्लैंड आप लोगों को पता है बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनल के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुल्ला। कॉर्टेक्स के अलग हार्मोन्स होते हैं, मेडुल्ला के अलग हार्मोन्स होते हैं। इस वजह से जब एड्रिनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो तो उस पेशेंट को सीरियसली देखना चाहिए। ठीक है, वाइटल्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक रिव्यू इज नॉर्मल। तो ये अच्छी बात है कि अभी वो ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा। हर पास एंड फैमिली हिस्ट्री आर अनरिमार्केबल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है, मीन स्टीरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्रॉनिकली रिलीज होता रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा, क्रॉनिकली हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, हाइपरटेंशन की आपको पता है मसले मिसाल, ब्रेन में स्ट्रोक, आंखों में रेटिनोपैथी, हार्ट के अंदर एमआई, किडनी के अंदर किडनी डिजीज। तो खामोशी से पेशेंट को हाइपरटेंशन लेने की वजह से कौन सिंड्रोम हो जाएगा और पेशेंट को हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, वो हाइपरकोर्टिसोलिज्म हो तो क्या होगा, उसको स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होंगे, कुशिंग सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा, कुशिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुशिंग्स के पेशेंट को डायबिटीज माइटिस हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, उसकी स्किन की थिनिंग हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग होती है। तो इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड का मैस हो उसको हमेशा ये देखना चाहिए कि ये फंक्शनिंग है कि नॉन फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग से क्या मुराद कि कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी,
A 70-year-old female presented in ER with 24-hour history of absolute constipation associated with lower abdominal pain. On examination, she has a grossly distended abdomen with localized peritonism, suggestive of large bowel obstruction. One of the most important scenarios सर्जरी वालों का, ठीक है, तो पेशेंट है ओल्ड एज विथ एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन. एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन से क्या मुराद है कि पेशेंट को फ्लेटस भी पास नहीं हो रहा, स्टूल तो पास नहीं हो रहा, और फ्लेटस भी पास ना होने को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, उसके बाद उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और पेन होना शुरू हो गई है. पेरिटोनिज्म से क्या मुराद है, पेन होना शुरू हो गई है. ठीक है, व्हाट विल बी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस. तो जब भी पेशेंट को एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो तो जेहन में रखना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन की आप लोगों को किसी न किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई लाजमी आएगी. मैं देखता हूँ आप लोगों को पिक्चर दिखा दूँ. इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेरे सर्जरी के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं उनके अंदर आप लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो पेज है वो लाजमी तौर पे करना है. ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरे है इस तरह का जिसके अंदर मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स बने हों, वो आप लोगों को सर्जरी के रेडियोलॉजी के अंदर बड़ा कॉमनली आएगा. तो ये वाला सिनेरियो है ऐसा, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, ये काली वाली एयर होती है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स. ठीक है, तो इंटेस्टिनल ऑप्शन का सिनेरियो नहीं भूलना कभी भी. ठीक है, तो पेशेंट का हम लोग क्या करवाते हैं, जब भी एक्यूट एब्डोमेन पेरिटोनिज्म सस्पेक्ट करें तो हमेशा क्या करवाना है, एक्सरे एब्डोमेन करवाना है. ठीक है, अच्छा जी. A 24 लेडी presented in ER with complaint of pain in the right lower quadrant of abdomen with sudden origin, right lower quadrant. Young female with the right lower quadrant. ठीक है, फीमेल पेशेंट में अब यहाँ राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. पेशेंट को अपेंडिक्स हो सकती है जो सर्जरी का एक इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे इलियोसिकल वेल्व होता है, उसका कोई मसला हो सकता है, इलियोसिकल वेल्व एरिया के अंदर कोई परफोरेशन हो जाए. ठीक है, और फीमेल पेशेंट के अंदर एडिशनल इजाफा हो जाता है ओवरीज का. तो ओवरीज की टॉर्शन हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. ये जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है. अपेंडिक्स, इलियोसिकल एरिया की परफोरेशन, ओवेरियन टॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, तो फीमेल पेशेंट के अंदर ओवरीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इजाफा हो जाता है. लाइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट को पेन हो तो ये 4 डायग्नोसिस आप लोगों के जेहन में होने चाहिए. ठीक है, एक्सरे रिवील्ड फ्री गैस अंडर द डायफ्राम. अब इसका क्या मतलब हुआ, फ्री गैस अंडर द डायफ्राम का मतलब हुआ कि ऐसी कोई ऑर्गन का परफोरेशन हुई है जिसके अंदर गैस थी. तो हमारे पेट के अंदर गट होती है, गट के अंदर गैस होती है. ठीक है, और फर्दर क्वेश्चनिंग शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर. अब पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री हो तो इसका मतलब है टाइफाइड है. ठीक है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस. तो मोस्ट लाइक उसको एंटेरिक परफोरेशन है, टाइफाइड परफोरेशन है. ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में हमारे एक डॉक्टर की इस बेस पे इस एक डिजीज़ की वजह से टाइफाइड परफोरेशन की डेथ भी हो गई थी. डायग्नोसिस लेट बना था हॉस्पिटल. ठीक है, वो डॉक्टर हो के भी बेचारा उसको खुद भी सर्जन था. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र होता है कि हम लोग इस साइड पे हैं, पेशेंट पली तरफ है. ठीक है, जो पेशेंट्स को बीमारियां होनी होती हैं हम लोगों को वही बीमारियां होनी हैं. मेरे 3 क्लास फेलोज की डेथ हो चुकी हुई है. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है. एक कोविड हो गया, एक टंग कैंसर हो गया, कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया. समझिए ना, ये हो ज़रूरी नहीं होता कि ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं. हम लोग को अभी इस हम लोगों को अल्लाह ताला का ख़ास हमारे पर करम है कि हम लोगों का इलाज कर रहे हैं. अच्छा जी, अपेंडिक्स के अंदर इतनी एयर नहीं होती कि वो गैस में डायफ्राम प्रोड्यूस कर सके. जो पेप्टिक अल्सर है इसके अंदर फीवर की हिस्ट्री नहीं होती, इसके अंदर आपको हिस्ट्री होती है एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री दी हुई होती है.
ठीक है। तो अपेंडिक्स, परफोरेट पेप्टिक अल्सर और एंटेरिक परफोरेशन, ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हैं फॉर दी गैस अंडर द डायफ्राम के लिए। तो गैस अंडर द डायफ्राम कैसी नज़र आती है, ये भी आप लोगों को सिनेरियो आता होता है। गैस अंडर डायफ्राम सर्जरी के सिनेरियो के अंदर आपको एक्यूट एब्डोमेन दिया हुआ हो और आपको एक्सरे आया हुआ हो, तो यह एक्सरे होगा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का या होगा ये वाला गैस अंडर द डायफ्राम। कहते हैं गैस अंडर द डायफ्राम। लेफ्ट साइड के ऊपर राइट, हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर स्टमक होता है, तो ये नॉर्मली ये काली वाली गैस मौजूद होती है। लेकिन राइट साइड के ऊपर ये वाला जो एरिया है ब्लैकिश सा, इस वाइट चांद के नीचे, ये वाइट चांद बेसिकली डायफ्राम को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गैस अंडर द डायफ्राम। एक्यूट एब्डोमेन का सिनेरियो हो और ये वाला एक्सरे दिया हो, तो आप लोगों ने नहीं भूलना दिस इज गैस अंडर द डायफ्राम। तो इस पेशेंट को एक्यूट एब्डोमेन है, इसको फौरी तौर पे एनपीओ करना है, इसको आईवी फ्लूइड लगाना है, इसको एनजी पास करनी है, इसके ब्लड सैंपलिंग करनी है, इसको सर्जिकल ओटी में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके इसकी लेप्रोटमी होगी, ये देखने के लिए अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो परफोरेशन होगी उसको रिपेयर करने के लिए उसको लाजमी तौर पर ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तो दो सिनेरियोज, एक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा परफोरेशन, जो दो इंतहा इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं सर्जिकल एब्डोमेन के। अच्छा, 45-year-old obese lady presented in ER with a complaint of colic abdominal pain, vomiting, and constipation for 2 days of duration. On examination, she is mildly dehydrated. Her abdomen is distended and mildly tender all over with increased bowel sounds. आज जब increased bowel sounds हैं और साथ उसको vomiting है और distension है, तो intestinal obstruction हो गई, यहाँ तक आपको पता चल गया। X-ray abdomen reveals a dilated gut with pneumobilia, यानी कि उसकी जो बिली ट्रैक्ट है उसके अंदर एयर पहुंची हुई है। विद सस्पिशन ऑफ राइट राउंडेड रेडियो ओपेक शैडो इन द लाइट लोड क्वाड्रेंट। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जो आपका गाल स्टोन होता है वो आपके बिली ट्री से निकल के आपकी गट की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, जिसको हम कहते हैं गाल स्टोन आइडियस। इसको क्या कहते हैं? गाल स्टोन आइडियस। ठीक है, बाइल पेरिटोनाइटिस किस वजह से होगी? जब पेशेंट की जो बाइल है वो लीक होके किसी वजह से आपकी पेरिटोनियम में चली गई है। वैसे तो नॉर्मली बाइल का रास्ता क्या है? गट, इसने गट के अंदर अंदर रहना है, लेकिन जब निकल के पेरिटोनियम में आ जाएगी वो पेरिटोनाइटिस करवाएगी। ठीक है, ओगलीव सिंड्रोम, इसके अंदर अंडरलाइन को काज नहीं होती इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की, इसमें कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, तो न्यूमोबिलिया दिया हो, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन दिया हो, तो मोस्ट लाइकली स्टोन की वजह से पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अच्छा जी, 55 फीमेल presented to OPD with a vague abdominal pain for the last 3 months. She feels her abdomen is enlarging and is constipated. On examination, there is a large mass in the left loin. The mass is smooth in consistency, tender and is palpable bimanually. अच्छा, अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि पेशेंट को जो है ना वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ उसको मसला क्या हो रहा है कि मैस पेल्पेट हो रहा है। मैस बाई मैनुअल पेल्पेट हो रहा है। बाई मैनुअल पेल्पेट होता है किडनीज का। ठीक है, किडनीज के लिए हम लफ्ज़ यूज करते हैं बाई मैनुअल पेल्पेशन, किडनीज का लफ्ज़ यूज करते हैं बाई मैनुअल पेल्पेशन। ठीक है, अच्छा, तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है? पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो सकती है, लेकिन एब्सेस के साथ आपको सिनेरियो के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, फीवर, वो नहीं है इस पेशेंट को। हीमोटोमा के साथ ट्रोमा की कोई हिस्ट्री होती, लंबर हर्निया तो कोई चीज़ नहीं होती, तो या इसको सार्कोमा है या एब्सेस है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को सार्कोमा है, क्योंकि रैपिडली इनलार्ज हो रहा है। विद इन 3 मंथ्स जो है वो इतना इलाज हो गया कि उसने गट की ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। अच्छा, a 60-year-old man complains of feeling generally unwell for the last 4 months. During this period, he has developed gradual distension of his abdomen, weight loss, and generalized malaise with evening fever and night sweat. अब इस पेशेंट को है क्या क्या? डिस्टेंशन ऑफ abdomen, वेट लॉस और फीवर विद नाइट स्वेट। जब नाइट स्वेट का लफ्ज़ आए ना तो ट्यूबरकुलोसिस को ध्यान में रखिएगा। नाइट स्वेट इज इक्वल टू
ट्यूबरक्लोसिस या लिम्फोमा, ट्यूबरक्लोसिस या ये लिम्फोमा, ये दो कंडीशन होती हैं इनके अंदर हम लोग नाइट सेट का लफ्ज़ सुनते हैं। टीबी का, जब भी टीबी होगी, टीबी का मेन डिफरेंशियल होता है लिम्फोमा। टीबी का मेन डिफरेंशियल इज लिम्फोमा। अच्छा, जो एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस होती है ना, ये कई तरह से पेशेंट को ख़राब करती है। या पेशेंट को साइटिस होती है, उसको कहते हैं वेट ट्यूबरक्लोसिस, और या पेशेंट को फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस होने से क्या होगा, एडहेजन्स बनेंगी, एडहेजन्स बनने से पेशेंट को क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ कुछ सीएलडी के फीचर्स होते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साथ आप लोगों को हिस्ट्री होती हार्ट डिजीज़ की, पेशेंट की जेबीपी रेज होती, पीटल एडिमा होता, लिवर एनलार्ज्ड होता, ऑर्थोपनिया पीएनडी की हिस्ट्री होती। ठीक है जी। विच आर द फॉलोइंग लिवर इज द लिवर एब्सिस मोस्ट कॉमनली इन दिस ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन से होते हैं, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और मौसम गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होगा, पसीने ज़्यादा आएंगे, पानी लोगों के लिए बुरा होगा, पानी अगर साफ़ नहीं मिल रहा पेशेंट्स को, तो इन लोगों में मोस्टली पाइजेनिक एब्सेस आती है लिवर एब्सेस में ना। ठीक है, तो हाल तो दोनों एब्सेस आ सकती हैं, बीबीपी होती है, पाइजेनिक, पाइजेनिक थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अच्छा, जो लिवर एब्सेस है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिवर एब्सेस बेसिकली दो तरह की होती है, एमीबिक और पाइजेनिक। एमीबिक के अंदर पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है, लो ग्रेड। ठीक है, एमीबिक के साथ पेशेंट को हिस्ट्री आएगी डायरिया की, पेशेंट को कुछ दिन पहले डायरिया हुआ है। जबकि पाइजेनिक एब्सेस के अंदर पेशेंट को फीवर होगा हाई ग्रेड फीवर होगा। साथ इसकी हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को कोई इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन से इन्फेक्शन फैलते हुए लिवर तक पहुंच गया है। ठीक है, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री होगी। तो हाई ग्रेड फीवर हो तो पाइजेनिक एब्सेस, और लो ग्रेड फीवर हो तो मीबीपिक एब्सेस। मीबीपिक एब्सेस जो होती है ये यूजुअली यूनिलोकुलर होती है, सिंगल इसका एक नज़र आता है गोला सा लिवर के अंदर, जबकि पाइजेनिक के अंदर मल्टीपल नज़र आते हैं। ठीक है, तो पाइजेनिक एब्सेस और लिवर एब्सेस का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइजेनिक एब्सेस और लिवर एब्सेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइजेनिक एब्सेस के लिए हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे, जबकि बीपी एब्सेस के लिए हम लोग पेशेंट को क्या देंगे, फ्लैजल या टेमिजोल देंगे, या पैरेंटल पेमोएट देंगे, लुमिनोसाइड्स देंगे। ये फंगल और ट्यूबरकुलोस ये लेस कॉमन है, बहुत ही लेस कॉमन। और 40 ईयर ओल्ड मैं मीन्स के अपने कैरियर में मैंने 3-4 ट्यूबरकुलोसिस देखे होंगे, ट्यूबरकुलोसिस लिवर के अंदर, और फंगल तो कोई भी नहीं देखा हुआ। 40 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अटैक्स ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। She had undergone proctocolectomy for ulcerative colitis. अब पेशेंट को हिस्ट्री है जॉन्डिस की और हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो कौन सी वाली जॉन्डिस के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री होती है, पीएससी के साथ, प्राइमरी स्क्रीनिंग कोलाइटिस के साथ, and has remained unwell since the except such episodes. Her ERCP shows irregular nerving of the both the intra and extra pituitary ducts. What is the most prevalent diagnosis in this patient? ठीक है, तो ERCP पर स्ट्रक्चरिंग नज़र आ रही है, नर्विंग को हम स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, तो मोस्ट लाइकली दिस इज प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस। ठीक है, पीबीसी का सिनेरियो आएगा फीमेल के साथ, फीमेल पेशेंट के साथ। ठीक है, उसको जेंथोमास होंगे, जेंथोमास, और उस पेशेंट को हाइपरलिपिडीमियाज होंगे, और जिसम पे प्रोराइटस होगी, प्रोराइटस। प्रोराइटस और जेंथोमा लफज याद रखना है किसके साथ, पीबीसी के साथ। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की एसोसिएशन है किसके साथ, पीएससी के साथ। अच्छा, a fit looking 50-year-old male presented to OPD with complaints of dull aching pain in his right upper quadrant of the abdomen for 3 to 4 months. His clinical examination reveals no abnormality.
LFTs are normal, epigendoscopy is unremarkable, and ultrasound of the liver shows a 6 centimeter size solitary cystic lesion with regular thin walls in the right top of the liver. अब इसमें इस पेशेंट को ना लिवर के अंदर सिस्ट है और कोई फीवर नहीं है, कोई बहस, कोई एक्स और चीज़ नहीं है, वेट लॉस नहीं है। फीवर होता तो लिवर एब्सेस होती, ठीक है, पेन होती तो हम लोग सोचते कैंसर है, तो मोस्ट लाइकली सिंपल सिस्टिक डिजीज ऑफ लिवर है, ठीक है, सिंपल सिस्टिक डिजीज ऑफ लिवर है, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप सारे को एक, जब आप लोग एमसीक्यूज कर रहे हों तो पहला काम ये किया करें कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास किया, एमसीक्यू को खुद पढ़ा, उसको हल करने की कोशिश की, ठीक है। हल करने की कोशिश करने के बाद फिर आप दोबारा आगे से सुना करें, ठीक है। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा। जब बंदे को चैलेंज मिलता है ना तो वो उसको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। एमसीक्यूज करने का बेसिक मकसद ही ये होता है कि आपको थोड़ा सा चैलेंज मिले, ठीक है। थैंक यू।